हेलो एवरीवन, मॉडर्न इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके बीच करंट अफेयर के एक कंटेंट लेकर उपस्थित है जो काफ़ी बहुचर्चित है। अयोध्या श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में आज हम विभिन्न प्रकार के रोचक जानकारियां जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है। आपको मालूम होना चाहिए आपके बीच बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशंस 3 आने वाला है, पारा मेडिकल के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, बीपीएससी बीएससी नर्सिंग्स के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, एग्रीकल्चर की एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के रेलवे की प्रतियोगिताएं परीक्षाएं आने वाली है। सभी में अगर हम देखें, विश्लेषण करें तो करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं करंट अफेयर। और करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको भी मालूम है नवीनतम घटनाओं पर। तो एक बड़ी घटना एक तरह से गुजरी है जिसमें कि बहुत बहुचर्चित घटना है जो है अयोध्या श्री राम मंदिर से संबंधित, जो आज हम उसी कंटेंट पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो हम आपके पास लेकर के आए हैं जिसमें आपको एक एक कंटेंट हमने कवर किया है जो आने वाले विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अयोध्या श्री राम मंदिर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो लगभग इन्हीं कंटेंट में से पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इस कंटेंट के लिए, और इस कंटेंट की शुरुआत हम लोग करते हैं पहले कि आज हम जो चर्चा आपके सामने करने वाले हैं वो अयोध्या राम मंदिर विशेष करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो चर्चा है अयोध्या राम मंदिर विशेष की बात हो रही है, और ये विशेष में आज हम आपको सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं कि इसका जो इससे संदर्भ में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ये आएगा कि अयोध्या श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह था वो कब हुआ था। तो ये 22 जनवरी 2024 को हुआ था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की ऐतिहासिक नगरी में आयोजित युगांतकारी भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया था। इसके संदर्भ में एक प्रश्न ये भी आएंगे आपको कि भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पारंपरिक किस शैली में किया गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि में जो मंदिर का निर्माण किया गया है वो नागर शैली में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी परीक्षाओं में यानी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में करंट अफेयर से रिलेटेड जो प्रश्न है ये पूछे जा सकते हैं आपसे कि राम मंदिर अयोध्या राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है वो मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। तो नागर शैली में किया गया है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि नागर शैली क्या है, किसको कहते हैं हम नागर शैली। तो हम नागर शैली की विभिन्न विशेषताओं के बारे में हम कंटेंट को आपके पास लेकर के आए हैं। वो विभिन्न प्रकार के जो कंटेंट है वो कंटेंट ये है कि नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं। तो नागर शैली की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे फर्स्ट है कि इसमें एक गर्भगृह होता है। तो आप देखेंगे गर्भगृह क्या है। नागर शैली के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे यानी वेदी पर बनाए जाते हैं। यानी नागर शैली की जितनी भी मंदिर आप देखेंगे वो मंदिर जो है एक ऊंचे चबूतरे पर होगा। जैसा कि आपको हमने एक इमेज के माध्यम से यहाँ पर दिखाया है, ये चबूतरा है और ये चबूतरा पर ही स्थापित होते हैं मंदिर। और इस तरह का जो चबूतरे पर स्थापित जो मंदिर होते हैं उसी मंदिर को जो उसकी शैली होती है उसी को हम लोग नागर शैली कहते हैं। उसके रिलेटेड ये कंटेंट है कि गर्भगृह में नागर शैली के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे यानी जिसको हम लोग वेदी कहते हैं पर बनाए जाते हैं, जिस पर एक गर्भगृह होता है।
गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर के इमेज में, यहाँ पर ये गर्भगृह है जो सेंटर में है और ये चबूतरे पर बनी हुई ये नागर शैली की ये मंदिर है, ये गर्भगृह है। और इसी गर्भगृह में आपको मालूम होगा, आप देखे होंगे या न्यूज़ के माध्यम से भी सुने होंगे, यहीं पर रामलला की जो मीन्स मूर्ति है वो वहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये संदर्भ में बात है कि यहाँ पर मूर्ति को स्थापित किया गया है, ये गर्भगृह है। दूसरी नागर शैली की प्रमुख विशेषता है प्रदक्षिण पच। यह है जिसमें गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पाट और इसके समान दूरी पर एक या उससे अधिक मंडप भी बनाए जाते हैं। प्रदक्षिणा पच जो है वो ये है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपके मंडप है, ये मंडप ये उस मुख्य रूप से नागर शैली के मंदिरों में मुख्य रूप से देखा जाता है। उसके बाद देखेंगे कि मंडप जो है वो मंडप मुख्य मंदिर के सामने सभा हॉल या मंडप के रूप में होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर मंदिर के जो मुख्य मंदिर होते हैं उसके सामने आपका ये मंडप होता है, जो कि यहाँ पर नागर शैली की प्रमुख विशेषताओं में से शामिल है। नेक्स्ट है शिखर। गर्भगृह के ऊपर शिखर यानी पर्वत शिखर बनाया जाता है, जो नगर हो गया है, आप इसको नागर पढ़ेंगे, नागर शैली के मंदिर का सबसे विशिष्ट पहलू है। तो शिखर क्या है, तो शिखर वाला भाग आप देख रहे हैं, ये आपका जहां पर गर्भगृह होता है उसके ऊपर का ये जो भाग दिखाई पड़ रहा है मंदिर का, यही भाग कहलाता है शिखर। तो वो शिखर भाग होता है। तो ये आपको मुख्य रूप से विशेषताएं थी कि नागर शैली की विशेषता क्या होती है। तो नागर शैली मंदिरों का एक स्वरूप है जो मुख्य रूप से अलग अलग शैलियों में है। जैसा कि आप आगे देखे होंगे, पढ़े होंगे कि द्रविड़ शैली होती है, नागर शैली होती है, ऐसे शैली मंदिरों की मुख्य रूप से होती है और उसकी कुछ अलग अलग विशेषता होती है। नागर शैली के बारे में कुछ और विशेष जानेंगे कि नागर शब्द नगर से बना है। ये नागर शब्द जो है वो नगर से बना है और सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। यानी दूसरी एक ऐसी भी बात है कि नागर शैली उस शैली को भी कहते हैं जहां पर मंदिरों का निर्माण शहर में या नगर में होता है, तो वैसे को भी हम लोग नागर शैली कहते हैं और ये नागर शब्द नगर से ही लिया गया है। तो ये नागर शैली की एक और विशेषता है जो कि आपको जानकारी रखना चाहिए। आपसे प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि नागर शैली में नागर शब्द किस शब्द से लिया गया है, तो नागर शब्द नगर से लिया गया है, नगर से ही बना नागर। अभी इस मंदिर की विशेषताओं में और क्या चीज शामिल है, तो इसमें शामिल है कि यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है। जो नागर शैली के बारे में बात हो रही है, यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। यानी ये नागर शैली मुख्य रूप से जो है ये संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। यानी उसी क्षेत्रों में खास करके ऐसे शैलियों का प्रचलन ज्यादा था। साथ ही उत्तर भारतीय मंदिर शैली या नागर शैली में मंदिर एक वर्गाकार गर्भगृह और स्तंभों वाले मंडप से संयोजित होता है। अर्थात नागर शैली की जो मंदिरें हैं आपको प्रायः ये आपको दिखाई पड़ेगा उत्तर भारतीय क्षेत्रों में। जिधर उत्तर भारत क्षेत्र है वहीं पर आपको नागर शैली की मंदिरें मुख्य रूप से दिखाई पड़ेगी और इस मंदिर का जो स्वरूप होता है वो एक वर्गाकार गर्भगृह के साथ और स्तंभों वाले मंडप से संयोजित होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या इसी के साथ इस शैली में बने मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर होता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो गर्भगृह है जहाँ पर खास करके रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया है और इसी के ऊपर एक सिद्ध में एक स्ट्रेट लाइन आपको ये दिख रहा होगा, ये टोटल ये जो भाग है यही भाग कहलाता है रेखीय शिखर। तो ये आपका रेखीय शिखर होता है।
शिखर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि सबसे ऊपर लगा आमलक होता है, जो उत्तरी भारत के मंदिरों की मुख्य पहचान है। आमलक किसको कहेंगे? तो ये वाला भाग जो होता है मंदिरों में बना हुआ वो आमलक कहलाता है। और इस तरह का जो आमलक होता है वो आमलक आपको प्रायः किस क्षेत्र के मंदिरों में दिखेगा? तो उत्तर भारत के मंदिरों में दिखेगा। अर्थात अगर कभी आपको विथ फिगर एक फिगर दे दे मंदिरों का और पूछा जाए कि ये किस प्रकार के मंदिर हैं या किस क्षेत्रों में बनाए गए मंदिर होंगे, तो अगर आपको आमलक दिखाई पड़ जाए तो आप वहां पर आइडेंटिटी कर सकते हैं कि जरूर उत्तर भारत के मंदिरों में कोई एक मंदिर का पिक्चर है या इमेज है जो दिखाया जा रहा है। तो इसको भी आप ये आइडेंटिटी कर सकते हैं आमलक के थ्रू। अभी हम लोग देखते हैं राम मंदिर की विशेषताओं में क्या है कि इसकी लंबाई जो है वो 380 फीट है और इसकी चौड़ाई जो है 250 फीट है और इसकी ऊंचाई जो है वो 161 फीट है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस कंटेंट को आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, आगामी किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि अयोध्या की श्री राम मंदिर की जो है लंबाई कितनी है, तो 380 फीट है, चौड़ाई कितनी है 250 फीट है और ऊंचाई कितनी है 160 फीट है। तो इस इंफॉर्मेशन को जरूर आप लोग नोट करके रखें ताकि इससे संबंधित अगर प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो कहीं से वो उत्तर या जानकारी आपसे छूटना नहीं चाहिए, इसलिए इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बातें हैं श्री राम मंदिर की वो क्या है कि इस मंदिर में कुल 392 स्तंभ है, यानी जो स्तंभ की संख्या है वो 392 है और 44 दरवाजे हैं, यानी 44 दरवाजे हैं वहां इस मंदिर में। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कंटेंट है, ध्यान देने की जरूरत है कि इस मंदिर में कुल 392 स्तंभ और 44 दरवाजे मौजूद हैं। यह भी प्रश्न आप देखें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खास के एग्जामिनेशन से संबंधित हो सकते हैं। अगला कंटेंट यह है कि मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं और देवियों के चित्रण प्रदर्शित है, यानी वहां पर अगर हम लोग देखें तो उसमें मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं और देवियों के चित्रण प्रदर्शित है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अयोध्या के श्री राम मंदिर जहां पर जो श्री राम मंदिर है उनके स्तंभों या दीवारों पर क्या चित्रण किया गया है, तो आपको यह प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं और देवियों के चित्रण प्रदर्शित है। यह प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर ध्यान रखने की जरूरत होगी। नेक्स्ट ये होगा कि भूतल पर मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम के बचपन के स्वरूप श्री राम लला की मूर्ति को रखा गया है। आपको यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि श्री राम मंदिर जो अयोध्या में स्थापित है वहां पर उसके भूतल के मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम की कौन सी अवस्था की मूर्ति स्थापित की गई है, तो वहां पर उनके बचपन की स्वरूप की मूर्ति को स्थापित की गई है जिसे श्री राम लला की मूर्ति कही जाती है। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आने वाले किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। नेक्स्ट है अगला जो इंपॉर्टेंट कंटेंट यह है कि मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में अवस्थित है। यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि श्री राम मंदिर जो है उसका मुख्य प्रवेश द्वार किस दिशा में स्थित है, तो उसकी जो दिशा है वो क्या है, पूर्वी दिशा में स्थित है। यह भी प्रश्न हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 3 और विभिन्न प्रकार के मेडिकल एग्जामिनेशंस, पैरामेडिकल, फिर आपका बीएससी नर्सिंग, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, रेलवे, ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में ये सारा कंटेंट आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसलिए पूरा वीडियो को देखिए, हम बहुत ही शॉर्ट वीडियो इसको लेकर के आए हैं जो कि आपको इन सारे कंटेंट को उसमें कवर करने वाले हैं। आगे देखते क्या है कि मंदिर में कुल 5 मंडप हॉल है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि मंदिर में कुल कितने मंडप है, मंडपों की संख्या कुल कितनी है, हॉल की संख्या
संख्या कितनी है? तो टोटल 5 मंडप है, जिसमें एक जो है नृत्य मंडप है, दूसरा रंग मंडप है, तीसरा सभा मंडप है, चौथा प्रार्थना मंडप है और एक है कीर्तन मंडप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कि टोटल मंडपों की संख्या कितनी है। तो यहां पर टोटल मंडपों की संख्या को याद रखना है। 5 मंडप है और 5 मंडप में नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और एक कीर्तन मंडप। तो ये आपको इसके रिलेटेड आपको बात को याद रखना है, ताकि अगर मंडप से रिलेटेड आ जाए तो आपको प्रश्न ऐसे बना करके ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में 5 मंडप हैं और उसमें से मंडप का नाम नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और एक कोई और अन्य मंडप दे दे, तो उसमें आपको यह देखना है कि उसमें कौन नहीं है, या कहीं पूछ दे कि इनमें से कौन नहीं है, तो वहां पर आपको इस तरह से ध्यान रखना होगा, अर्थात सारे मंडप का नाम को याद रखना होगा, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अब है यहां पर मंदिर के पास एक प्राचीनतम ऐतिहासिक कुआं है, यानी मंदिर के अंदर एक प्राचीनतम ऐतिहासिक कुआं है और उस कुआं का नाम क्या है? सीता कूप है। क्या नाम है? सीता कूप है। तो आपको पूछा जा सकता है कि मंदिर के अंदर एक प्राचीनतम एक ऐतिहासिक कुआं है, उस कुआं का नाम क्या है? तो उस कुआं का नाम है सीता कूप। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। नेक्स्ट है मंदिर परिसर के दक्षिण पश्चिमी भाग में कुबेर टीला में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, साथ ही जटायु की एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। यह भी याद रखना है, पूछा जाएगा कि मंदिर परिसर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कुबेर टीला पर किस भगवान की प्राचीन मंदिर को स्थापित किया गया है? तो वहां पर होगा भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को स्थापित किया गया है। और साथ ही साथ वहां पर यह भी ध्यान रखना है कि वहां पर उनकी जटायु की एक मूर्ति भी स्थापित की गई है, यानी यहां पर पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की मूर्ति को वहां पर स्थापित की गई है? तो वहां पर स्थापित की गई है जटायु की एक मूर्ति को स्थापित की गई है। यह भी जो प्रश्न है आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। यहां पर देखते हैं मंदिर की जो नींव का जो निर्माण है वो रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट, जिसको हम लोग आरसीसी कहते हैं, उसकी 14 मीटर मोटी परत से किया गया है, जो इसे कृत्रिम चट्टान का रूप देता है। अर्थात पूछा जाए कि मंदिर की नींव का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट, उसी को शॉर्ट फॉर्म में आरसीसी कहते हैं। उसकी कितनी मोटी परत है? तो 14 मीटर मोटी परत से किया गया है, जो इसे कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रूप का एक चट्टान का रूप देता है, ये आरसीसी। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि मंदिर की नींव का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो आरसीसी के द्वारा किया गया है। यह भी प्रश्न का उत्तर आप याद रखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए या बोला जाए कि मंदिर में किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया गया है, तो आपको याद होना चाहिए मंदिर में ना तो लोहे का इस्तेमाल किया गया है और ना तो स्टील का इस्तेमाल किया गया है। तो ना तो लोहे और ना तो स्टील का इस्तेमाल किया, ये पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा कि मंदिर में कहीं भी लोहे या स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर परिसर में एक सीवेज उपचार संयंत्र है, जहां पर सीवेज, जिसको हम लोग वाहित मल जल कहते हैं हिंदी में और दूसरे भाषा में, तो उसको वाहित मल जल का एक संयंत्र लगा हुआ है, जहां पर कि वैसे पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है। जो लिखा हुआ है जल उपचार संयंत्र है, अग्नि सुरक्षा के लिए जल आपूर्ति और एक स्वतंत्र बिजली स्टेशन है, जो ये मंदिर की अपनी एक विशेषता है, जो अपनी मंदिर की एक विशेष चीजें साथ में शामिल है। अभी उसके बाद हम लोग देखते क्या है कि ये जो कंटेंट है वो सभी के सभी परीक्षा, हमने जैसा कि कहा बीपीएससी टीआरई 3 आने वाले परीक्षा पैरामेडिकल, विभिन्न प्रकार की परीक्षा मेडिकल्स जैसे कि नर्सिंग या एग्रीकल्चर्स
इन सभी की परीक्षा के अलावा रेलवे परीक्षा या फिर आप कह सकते हैं बैंकिंग की परीक्षाओं, सभी जगह करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो है करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से, जो कि हम उसके एक एक कंटेंट को निचोड़ करके लाए हैं कि कहां से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये अगर आप कंटेंट पढ़ लेते हैं तो जरूर आगामी परीक्षा जो होगी आपकी, उसमें करंट अफेयर से अगर इस कंटेंट से प्रश्न आते हैं तो कहीं भी कोई प्रश्न छूट नहीं सकता है। आपको बता दें कि हमारे पास पैरामेडिकल की जो बैच है वो अभी 12 फरवरी से शुरू होने जा रही है और ये बैच हमारे पास सुबह 8 बजे से 9 बजे शुरू हो रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी अपना कैरियर, अपना भविष्य पैरामेडिकल के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो हम बता दें कि आपके लिए 12वीं के बाद अपने कैरियर को बनाने का एक सबसे इंपॉर्टेंट मौका है। कहीं भी किसी भी हालत में आप इस मौका से चूक ना जाए। इसलिए बिना देरी किए हुए सोमवार यानी 12 फरवरी है और उसी दिन से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है। इसलिए जो भी वैसे लोग हैं, वैसे विद्यार्थी हैं जो इस बार 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं, आप लोगों को भी मालूम है कि आपकी 12वीं की परीक्षा समाप्त हो गई है, तो बिना समय को बर्बाद किए हुए अपने समय को पूरी तरह से यूटिलाइज करके, इस्तेमाल करके और मेहनत करके अगर आप इसमें रिजल्ट अपना दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वैसे कोर्स जो 3-4 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक के कोर्सेस होते हैं पैरामेडिकल्स, नर्सिंग्स के, वो कोर्सेस आप फ्री में कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप हमारे पास इसकी तैयारी करते हैं, आप मेरिट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपको फ्री में पूरा का पूरा पढ़ाई करवाएंगे। तो ये आपके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटीज है। साथ ही साथ लड़कियों के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटीज ये है कि आपको मालूम होगा कि बिहार में आपके लिए लड़की के वास्ते आरक्षण है, जिसमें कि आपकी सीटें आरक्षित रहती है। आपकी सीटों पर किसी लड़कों का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो लड़कियों के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटीज है अपने कैरियर को सेटल्ड करने के लिए। और कहीं ना कहीं आप सभी बच्चों में एक भावना तो जरूर होती है कि हम अपने कैरियर को जल्दी सेटल्ड करें, हमारे ऊपर डिपेंडेंसी नहीं हो और हम किसी भी तरह से अपने आप को जल्दी सेटल्ड करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र के बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप या अपनी उनकी फैमिली जो होती है कहीं ना कहीं फिनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं। तो अगर आप जल्दी अपने आप को सेटल्ड करते हैं तो आप अपने परिवार के लिए एक बैकबोन बन सकते हैं। इसलिए आप लोग देरी ना करें, जल्द ही आप अपना क्लास स्टार्ट करें। और अब समय भी नहीं है, अब आपका सोमवार से 12 फरवरी से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है और बैच का समय यहाँ पर दिया गया है सुबह 8 बजे से 9 बजे। तो इसलिए आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन करें और इन सारे कंटेंट के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे, क्योंकि हमारा चैनल का उद्देश्य यही है कि हम आप लोगों तक विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट पहुंचाते रहें। चाहे हम अपनी जो विशेष अपना जो व्यक्तित्व वाली बात है या फिर हमारा जो पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है वो भी हम आपसे साझा करता रहे। बायोलॉजी से संबंधित कोई टॉपिक्स हो उसको हम आपके तक लेकर के आएंगे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई टॉपिक्स है उसको हम आपके पास लेकर के आएंगे। अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो जीके वगैरह का क्वेश्चन है वो भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आप तक महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ आपके पास उपस्थित रहेंगे। तो आप लोग स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।